ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन शो हो रही है। इसमें यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है सोर्स की वेलोसिटी चेंज करने का। सोर्स को अभी लेट्स से मैं यहाँ पे 0 पे कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पहले जो दो केसेस होते हैं उसमें सोर्स रेस्ट पे होता है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है वो अवे भी जा सकता है और टुवर्ड्स भी जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑब्जर्वर और जो हमारे पास सोर्स है वो दोनों रेस्ट पर हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो देखो सोर्स जो साउंड वेव्स जनरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो फ्रीक्वेंसी परसीव कर रहा है। यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए, लिखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स फ्रीक्वेंसी 343 हर्ट्ज और परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 343 हर्ट्ज। यानी दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी है। अब अगर ऐसा हो कि हम ये करें कि हम ऑब्जर्वर को मूव करें किसी सर्टेन वेलोसिटी से टुवर्ड्स द सोर्स और एनिमेशन को प्ले करें, तो देखो अब ऑब्जर्वर जब खुद बढ़ेगा सोर्स की तरफ, तो देखो सोर्स फ्रीक्वेंसी तो वही है जो पहले थी 343 हर्ट्ज, लेकिन ऑब्जर्वर को अब जो सुनाई दे रही है वो 391 हर्ट्ज के इक्विवेलेंट है। ऑल राइट, इसको फिर रीसेट करते हैं। अब हम अगर ऑब्जर्वर को अवे मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को, तो चूंकि ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, तो अब जो ये फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, यहां पर इस डिजिट को देखो, तो ये 288 हर्ट्ज है। ये स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पहले दो केसेस हो जाएंगे जिसमें ऑब्जर्वर मूव करता है। टुवर्ड्स मूव करे तो केस ए, अवे मूव करे तो केस बी। अब हम इसको सी और डी केस की तरफ ले जाते हैं कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स को एक मर्तबा हम टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो देखो सोर्स जब खुद मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव करेगा उस डायरेक्शन की जो वेव्स हैं वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड हैं, वेवलेंथ शॉर्ट है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 418 हर्ट्ज है। और यहीं से अगर हम वेलोसिटी को रिवर्स कर दें, ना मूविंग अवे वाला केस आ जाए, तो अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल से कम आ रही है। तो एनिमेशन के जरिए बच्चों आपको क्लियर हुई बात। अब इसको देखो टुवर्ड्स हम जरा ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं ताकि कंप्रेशन का इफेक्ट जरा सही नजर आए। देखो वो जितना हाई स्पीड पे मूव करेगा वेवलेंथ उतनी कंप्रेस हो जाएंगी, और सेम उसी तरह जो है ये टुवर्ड्स और अवे का केस बन जाएगा। तो मुझे जरा कंफर्म कर दो सब बच्चे, एनिमेशन के जरिए क्लियर हो गया डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, थियोरेटिकल टॉपिक पर। थियोरेटिकल टॉपिक में बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे। क्वेश्चंस को मैं फाइल सेंड करूंगा, तो क्वेश्चंस आपने खुद देखने और सॉल्व करने हैं। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं क्वेश्चंस का। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट है जी द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, apparent change in the frequency due to the relative motion of source and observer। ये एक बात जहन में रखते हुए कि there is whenever there will be a relative motion between the source and observer there will be an Doppler effect। सबसे पहले हम वो केसेस देख लें जिसमें कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। केस वन है कि अगर हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करें, तो कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। एक केस। दूसरा केस ये है, ये सोर्स हो सेंटर में और उसके गिर्द एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर पड़ा है, और ऑब्जर्वर उसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की वजह से उसका जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे वो सोर्स से सेम है, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इफ एन ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग अबाउट द source, or it can be reversely true, if source is rotating about the observer then no Doppler effect is observed। हमेशा ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेटिव मोशन या डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अब इसमें हमारे पास ये सोर्स ऑफ साउंड था, ये सोर्स की स्पीड है जो इस वक्त 0 है। मिकी माउस हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की स्पीड भी इस वक्त 0 है। तो ये जो साउंड वेव्स आ रही हैं वी वेलोसिटी के साथ, ये फॉलो कर रही हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, एंड ओरिजिनल वेवलेंथ इज लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एफ। ये हो गए हमारे पास ओरिजिनल पैरामीटर्स।
अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक दफा रिकॉल करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज हम डिफरेंस के साथ मालूम करते हैं, वी ए माइनस वी बी। और अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करें तो फिर हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम कहाँ यूज करते हैं, तो देखो बच्चों, लेट्स से ये ऑब्जर्वर हमारे पास केस ए में है, ये ऑब्जर्वर केस बी में है, ये सोर्स ऑफ साउंड है। अब साउंड वेव्स इमिट हो रही, ये साउंड वेव्स आ रही हैं वी स्पीड के साथ, और ये ऑब्जर्वर जा रहा है साउंड की तरफ यू नॉट स्पीड के साथ। यहां पर देखो स्पीड ऑफ साउंड और ये रहा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो प्लस होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये माइनस होगा। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। ये मैंने फाइनल फार्मूला लिखा है, हमें इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मेन हमने फाइनल फार्मूला पे जो है कंसंट्रेट करना है। और बी केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज, तो यहाँ हम लिखेंगे v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद होने चाहिए कि हमारे पास ए केस वो केस है जिसमें ऑब्जर्वर टू वर्ड्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर टू वर्ड्स, और बी वो केस है जिसमें ऑब्जर्वर क्या मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। क्योंकि जब भी सवाल आएगा आपको यही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि केस कौन सा है, कौन मूव कर रहा है, कौन रेस्ट पे है। अब यही चीज अगर हम सोर्स के साथ अप्लाई करें तो सोर्स का फॉर्मूला याद रखने के लिए था एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस, और सोर्स मूविंग अवे का फॉर्मूला था वी ओवर वी प्लस यू एस। यानी इसके लिए फॉर्मूला है डी केस वी ओवर वी प्लस यू एस, और इसके लिए फॉर्मूला है एफ सी वी ओवर वी माइनस यू एस। ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी सुनेगा और ये ऑब्जर्वर डिक्रीज फ्रीक्वेंसी सुनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बच्चों याद होने चाहिए हर हाल में ये चारों फॉर्मूलाज, वो चारों फॉर्मूलाज जिसमें दो में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये केस ए और बी, दो में सोर्स मूव कर रहा है तो ये केस सी और डी। हमारे पास जो केस ए और केस सी है इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, केस बी और केस डी में फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, फिर ए और बी केस में याद रखना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाले नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होते हैं, ये और ज्यादा आसान कर लो, नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होते हैं। जो साउंड की एक्चुअल वेवलेंथ है इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जब सी और डी केस आता है वहां पे फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह एक्चुअल में वेवलेंथ का चेंज होना भी है। ठीक है, जब सोर्स रेस्ट पे था तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, तो ऑब्जर्वर खुद चाहे मूव कर भी रहा है तो वो ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स रिसीव कर रहा है, लेकिन जो वेवलेंथ ऑफ साउंड थी वो कांस्टेंट थी। तो ये था ए और बी केस का फर्क। लेकिन जब सी और डी केस आएगा, सोर्स खुद से मूव करेगा, तो देखो एक साइड से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, और एक साइड से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो याद रखना जब सोर्स खुद मूव करता है तो वेवलेंथ एक्चुअल में चेंज हो जाती है, जबकि जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो स्पीड ऑफ साउंड में कोई, या वेवलेंथ ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आता। ये दो बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को, जरा क्लियर करें। अब देखो केस आइडेंटिफिकेशंस पे आते हैं। एक बंदर है और इसकी स्पीड यू नॉट है, ये सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, बनाना स्पीकर नाम दे लो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, ये केस आइडेंटिफिकेशन है। यहां पर क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। यहां पे क्या लिखेंगे, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहां पे क्या लिखेंगे, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहां क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर,
और यहां पे ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशन के भी फॉर्मूलाज हैं और बनाना बहुत आसान है। हमने ये सिचुएशन तो कहीं देखी नहीं, या तो सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा था या सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है। तो अगर ये दोनों मूव करें तो इसको हम कह देते हैं केस ई। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनेगा, ब्रैकेट्स लगा लेनी है, यहाँ पे बाहर एफ लिख देना है। देखो, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव करता है तो ऊपर क्या आता है, वी प्लस यू नॉट, और जब सोर्स टुवर्ड्स मूव करता है नीचे क्या आता है, वी माइनस यू एस। लो, ये फॉर्मूला बन गया व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है। इसके टुवर्ड्स वाला केस पकड़ लेना है और इसके भी टुवर्ड्स वाला केस पकड़ लेना है। दोनों के अपर और लोअर फैक्टर्स को यहां पर आपने प्लेस कर देना है। ये मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां पे क्या बनेगा, इसको एफ केस बोल दो, अगर ब्रैकेट्स लगाओ, यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखो ओरिजिनल। अब देखो यहां पे क्या आएगा, ऑब्जर्वर अवे जाए तो वी माइनस यू नॉट, सोर्स अवे जाए तो वी प्लस यू एस। ये हमारे पास केस बन गया व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर जो 6 फॉर्मूलाज हमारे पास बनते हैं। अच्छा, ये बड़ा मजे का केस है। सोर्स भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। सोर्स की स्पीड 10 है, ऑब्जर्वर की 20 है। तो हमें सबसे पहले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। 20 माइनस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। यानी इट इज लाइक कि सोर्स अगर रेस्ट पर हो तो जो इस मॉन्की की स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इट विल अगेन लाइक ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। ऐसा एक न्यूमेरिकल भी चैप्टर नंबर 8 में 2 गाड़ियों के बारे में था। और यहाँ पे अब अगर रिलेटिव स्पीड निकालो तो सोर्स की स्पीड ज्यादा है, ऑब्जर्वर की कम है, तो सोर्स तो 10 की स्पीड से आगे निकल जाएगा। मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो ये केस क्या होगा, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से मुझे बताओ जरा, समझ आ रही है सब बच्चों को कि केस आइडेंटिफिकेशन को आपने कैसे समझना है। ठीक है। उसके बाद अब आगे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, वी अगर स्पीड ऑफ साउंड है तो ऑब्जर्वर या तो स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर ले, या उसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से हाफ हो जाए, या 3 टाइम्स कम हो जाए, या 4 टाइम्स कम हो जाए। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 आ रहे हैं इसको हम एन इंटीजर्स कह देते हैं। स्पीड ऑफ साउंड लेट से वी से डिनोट हो रही है। अब इसमें देखो, एक हमारे पास पहला केस है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब उसमें लिखता हूं मैं, इफ ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द सोर्स with half of the speed of sound, then the ratio of apparent to real frequency। हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो मैं लिखूंगा एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट की जगह क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वी इंटू एफ। ठीक है। अब देखो, v प्लस वी बाय टू, 3v/2 डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। तो एफ ए हमारे पास क्या बन गया, 3/2 एफ। अब उसने हमसे रेशियो पूछी है, तो एफ ए डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 3/2। तो रेशियो ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू रियल फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी आ रही है, 3/2। अब इस 3/2 को मैं इस सारी डेरिवेशन के बगैर भी जनरेट कर सकता हूं। मुझे उसने क्या कहा था कि जो सोर्स की स्पीड है, जो सोर्स की स्पीड है ऑब्जर्वर की, वो v/2 है। तो मैं इस 2 को पकड़ लेता हूं, लेट से ये 2 मेरे पास n है। देखो, ये जो 3/2 है इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। n की जगह क्या पुट करें, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आ रहा है, 3/2। बात समझ आई, फॉर्मूला समझ आया कैसे शॉर्टली इसको डील करना है आपने। हाँ जी बच्चों, और अब मैं इसका सबसे आसान हल बताता हूं। देखो, हमारे पास केस ए है, v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। केस बी है हमारे पास v माइनस यू नॉट बाय v इंटू एफ। केस सी है हमारे पास v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। और केस डी है हमारे पास v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ।
अब अक्सर वो देता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या सोर्स जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से इतने टाइम्स के साथ जो है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर या सोर्स मूव कर रहे हैं, तो रेशियोज फाइंड करनी है। अब एक सिंपल सी रिप्लेसमेंट बताता हूं। जहां पर आपके पास यू नॉट, ठीक है, या फिर यू एस है, उसकी जगह आपने वन प्लेस कर देना है। और जहां जहां आपके पास वी लिखा हुआ है उसकी जगह आपने एन लिख देना है। इससे क्या होगा, इसके इसके साथ आपके पास एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बनेगा ना, एफ ए इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ। एफ बी क्या आ जाएगा आपके पास, एन माइनस वन ओवर एन इंटू एफ। एफ सी क्या आ जाएगा, एन ओवर एन माइनस वन इंटू एफ। और एफ डी क्या आ जाएगा, एन ओवर एन प्लस वन इंटू एफ। ये फॉर्मूला जरा 1 मिनट लगा के अपने पास नोट करें, शाबाश, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टेक 1 मिनट। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, यूज को समझ लो। जैसे मुझे कहा गया कि ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो v/2 है, तो अपेरेंट और रियल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर तो मैं लेट से फाइंड करता हूं इस केस में, तो 2+1/2, ये कितना आ जाएगा, 3/2f, जो कि ग्रेटर देन f है। लेकिन अगर यही काम मैं बी केस में करूंगा तो 2-1/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 1/2f, विच इज लेस देन f। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि बी केस में हमें डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है और ए केस में इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरफ अगर आ जाओ, हमारे पास इन दो केसेस में क्या आ रहा है, अगर ऑब्जर्वर की बजाय सोर्स की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से n टाइम्स कम है, और इस n को हम लेट से 2 सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास एफ सी बाय एफ क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2-1 इंटू एफ। और यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डी ओवर एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2+1 इंटू एफ। यहाँ पे आपको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल रहा है और यहाँ पे डिक्रीज फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप ये वाले फॉर्मूलाज पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये फॉर्मूलाज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि बच्चों का टाइम सेव हो सके। अदरवाइज ऑब्वियस है कि आपको पूरा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा और उसमें से आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चारों केसेस हैं वो मैंने यहाँ पर बेसिकली बना दिए। अब देखो, इस सवाल को पढ़ो और पढ़ के जरा शॉर्टकट लगा के सॉल्व करो, तो ये क्या आंसर आ रहा है। 2/2-1 इंटू एफ, तो आंसर इज जस्ट 2f। आ रहा है ये आंसर, वेरी गुड। सिंपल, डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और यहां पर इसको हाफ की बजाय v/4 कर लो। चलो अब जरा सॉल्व करो, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे जो अपेरेंट और रियल की रेशियो है वो 4/5 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये अपेरेंट रेशियोज वगैरह निकालने वाला बड़ा आसान हो जाएगा। अब आते हैं एक और टाइप पर। पहले आपको क्या दिया है, पहले चारों केसेस में आपको स्पीड दी है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। यह सवाल कैसे पलट सकता है कि अब आपको स्पीड पूछी है और फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताइए, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से केस कैसे आइडेंटिफाई होना है, मैंने तो चलो फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहता है विद व्हाट स्पीड द ऑब्जर्वर शुड मूव। अच्छा, ऑब्जर्वर शुड मूव है तो पहले यहां से दिमाग में शॉर्टलिस्ट कर लेना था कि या केस ए लगना है या बी लगना है। मूव टुवर्ड्स उसने खुद ही बता दिया है, तो ए केस शॉर्टलिस्ट हो गया। सच दैट द ऑब्जर्वर डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि केस ए लिखना है लगना है, ये मैंने केस ए लगा दिया। अब मुझे ये स्पीड फाइंड करनी है यू नॉट। तो एफ ए जो है ये तो है 1.5 टाइम्स, 1.5 को हम 3/2f भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू v प्लस यू नॉट बाय v इंटू एफ। बचा पार्टी, एफ से एफ क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल करने के बाद v इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2v प्लस
2u0, ठीक है। अब 3 माइनस 2, 3v माइनस 2v इज इक्वल टू 2u0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2u0, और u0 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, v/2। समझ आई डेरिवेशन? और देखो अब सवाल में मजीद तब्दीली क्या आ सकती है। विद व्हाट स्पीड द ऑब्जर्वर शुड मूव, और यहाँ पे टुवर्ड्स की बजाय क्या आ गया, अवे। तो कौन सा केस लिस्ट अप हो जाएगा, बी केस, ठीक है। और आगे जो फ्रीक्वेंसी बताई होगी ना, ये भी जेहन में रखना कि वो 1 से कम होगी, यानी फिर वो यहाँ पे 0.5 टाइम्स बताएगा। थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। अगर उसने यहाँ पे अवे लिख दिया है तो ऑब्वियस हो जाएगा। अगर अवे नहीं लिखा तो फिर यहाँ के डिजिट से पता चलाना है कि वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है या अवे मूव करना है। तो मुझे जरा कंफर्म करो, ये बात समझ आई है, टुवर्ड्स और अवे को कैसे जज करना है। इसी तरह सोर्स के ऊपर आ जाते हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। विद व्हाट स्पीड शुड द सोर्स मूव टुवर्ड्स, अब उसने टुवर्ड्स भी बोल दिया और सोर्स की मूवमेंट भी बोल दी, तो मुझे तो कंफर्म हो गया कि केस सी हो गया। और उसने पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी है वो 1.5 टाइम्स है। तो अगेन एफ सी की जगह क्या लिखेंगे, 3/2f v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। शाबाश, आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहें। तो ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा 3v माइनस 3us इज इक्वल टू 2v, और यहाँ पे हमारे पास 3v माइनस 2v इज इक्वल टू 3us हो जाएगा। तो v/3 जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ सोर्स आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा आसानी से शॉर्ट लिस्ट करो ना डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को। तो देखो पहले नंबर पे क्या याद होने चाहिए, चारों केसेस, ठीक है। ये पहला टास्क हो गया, चारों केसेस याद कर लिए। दूसरे नंबर पे क्या पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये पता होना चाहिए कि वो आपको स्पीड बताएगा और फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तीसरे नंबर पे वो ये सवाल दे सकता है कि आपसे स्पीड की डिमांड कर ले और आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दे। अब फ्रीक्वेंसी अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बताई है तो आपके पास केस ए और सी लगेगा, और अगर आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसने लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताई है तो फिर केस बी और केस डी लगेगा। तो देखो जरा कितना आसान है डॉपलर इफेक्ट के जो जितने भी केसेस हैं उनको डील करना विद दिस सिंप्लिसिटी। ओके, यहां तक समझ आ गई बच्चों? अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स विद 1/5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। देखो मूविंग टुवर्ड्स है ना, तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आएगा। मूविंग अवे होता तो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आना था। अब मैं इस ऐसे सवाल में ना बहुत ज्यादा उलझाने की बजाय एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं। केस ए और बी के लिए जो परसेंटेज का शॉर्टकट है, ध्यान से बात सुनना। ये वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसमें नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, ये एन आ रहा है। बस इस एन को पकड़ लेना तुमने, कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है वो 1/n इंटू 100% लिख देनी। ये फॉर्मूला है किसका, सिर्फ ए और बी केस का। अब उसने क्या कहा है, स्पीड कितनी है, 1/5 टाइम्स। बच्चों ये 5 पिक कर लेना इसमें से और इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 20% आंसर आएगा। अब गौर से बात सुनना, मूव कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर। अगर वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो 20% इंक्रीज आएगा, और अगर वो अवे मूव कर रहा है तो यही जवाब आएगा, लेकिन वो 20% इंक्रीज नहीं होगा, वो 20% क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगेन मेक मी कंफर्म कि आप सब बच्चों को ये समझ आ गया। ये शॉर्टकट फिलहाल सिर्फ ए और बी के लिए है, सी और डी के लिए बताता हूं क्या है। देखो जो सी केस था उसका फॉर्मूला था n/n-1, ये फॉर्मूला था हमारे पास। मैं दोबारा लिखता हूं, सी केस का फॉर्मूला था n/n-1, और जो डी केस था हमारे पास उसका फॉर्मूला था n/n+1।
ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो। नाउ लिसन केयरफुली। अगर उसने कहा है कि सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो केस सी 1/5 टाइम्स है तो एन की वैल्यू 5। परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? जो डिनोमिनेटर में n-1 है ना, बस इसको पिक कर लेना। 1/n-1 इंटू 100%। किसके लिए? सी केस के लिए। और अगर वो कहे ऑब्जर्वर मूविंग अवे है, सोर्स मूविंग अवे है, स्पीड 1/5 टाइम्स है तो n 5 हो गया। अवे है तो डी केस चूज करना और डी में सिर्फ डिनोमिनेटर उठा लेना, 1/n+1 इंटू 100%। मैं शॉर्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने का पूरा तरीकेकार होता है। वो होता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो आता है ना, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ए और बी केस जो है उसमें जस्ट 1/n इंटू 100% है। सी और डी केस में ये बात थोड़ी सी बदल जाती है। सी के लिए 1/n-1 है और डी के लिए 1/n+1 है। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज आंसर आएगा और यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का आंसर आएगा। तो सब बच्चे कंफर्म कर दें, ये भी क्लियर होगी बात। तो ये देखो, ये मैंने जितनी बातें बताई और समझाई है ना, ये इस एक टेबल में मौजूद है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला के फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं। अगर वो v स्पीड से मूव करे, v/2 से मूव करे, v/n से मूव करे, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स कि कब वेवलेंथ चेंज होती है और कब वेवलेंथ चेंज नहीं होती। तो ये टेबल तैयार करने की, टेबल प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है कि भाई ये टेबल, ये 4 केसेस हैं, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स, ऑब्जर्वर अवे, सोर्स टूवर्ड्स, सोर्स अवे। तो कैसा हो रहेगा अगर ये टेबल के जरिए आपको सारा कुछ समझ आ रहा है? क्यों बच्चों? सारी अभी तक जितनी हमने कहानी पढ़ी है वो सारी इस एक टेबल के जरिए समझ आ सकती है। ऑल क्लियर? और एक बात मेरी ज़हन में रखना, डॉपलर इफेक्ट से हर साल एमडी कैट में सवाल लाजमी आता है। और ज्यादातर जो डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं ना अब तक, पास पेपर्स देखना, वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा होता है मोस्टली, कि ऑब्जर्वर टूवर्ड्स, ऑब्जर्वर अवे, सोर्स टूवर्ड्स, ये सोर्स अवे जा रहा है जी, तो बताएं किस फॉर्मूला से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एनालिटिकल अप्रोच के कम ही क्वेश्चंस आए हैं, बट हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। तो ये कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, और कंडीशंस में नो डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व, जब दोनों रेस्ट पर हों, जब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हों, जब सर्कुलर मोशन हो, जब स्पीड ऑफ जो सोर्स है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए। साउंड की स्पीड से ज्यादा हो रहे तो यहाँ पे सोनिक बूम क्रिएट होती है, और सोनिक बूम जो है वो डॉपलर इफेक्ट की जो टेरिटरी है ना उससे बाहर निकल जाती है। ठीक है। और तीसरी चौथी चीज, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तब भी कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट बनी हुई है, इसको एक दफा याद कर लेना। और आगे हम बढ़ते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस में आगे बढ़ के जो एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट हैं वो मैं एक दफा समझा दूं। एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट आपने कैसे तैयार करनी है उसके लिए, ठहरो, मुझे लगता है फिर मुझे अपने तरीके से ही समझाना। तो आपने ना इसको ऐसे याद रखना है, रेडार, सोनार, रेड और ब्लू शिफ्ट को आप स्टार के लफ्ज से यूज रख लो, याद रख लो। ठीक है। अब रेडार में क्या करना होता है बच्चों? रेडार एक डिश एंटीना की मानिंद है, ये एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अब रेडार से रेडियो वेव्स निकलती हैं, उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। अगर ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारी तरफ मूव करेगा तो वापसी पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर मिलेगी। अगर ये हमसे अवे मूव कर रहा है तो वापसी पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें लोअर मिलेगी। बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि हमें रेडार से पता चलता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ आ रहे हैं या हमसे अवे। तो हमारी तरफ आए तो हाई फ्रीक्वेंसी, हमसे अवे गए तो लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसी तरह इसमें जो सोनार टेक्नोलॉजी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पानी की सतह के नीचे हमारे कान तो काम नहीं करते, लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो पानी के नीचे बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। तो किसी भी सर्टन ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासाउंड टकरा के किस तरह की इको क्रिएट करता है, तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की इको फाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं सोनार।
बहरी आबदोज जो होती है वो सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए अपना रास्ता बनाती है। तो साउंड नेविगेशन अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और स्टार का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है गौर से। दो तरह की शिफ्ट होती हैं, एक रेड शिफ्ट और एक ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ये हमारी जमीन है। अगर कोई स्टार हमारी जमीन से अवे जा रहा है तो वो हमें वापसी पे लॉन्गर वेवलेंथ रिसीव करवाएगा। और अगर कोई स्टार हमारी जमीन की तरफ मूव कर रहा है तो फिर वो हमें शॉर्टर वेवलेंथ रिसीव करवाएगा। यहाँ पे ले वेवलेंथ क्या मिलेगी, लॉन्गर। यहाँ पे वेवलेंथ क्या मिलेगी, शॉर्टर। और सिंपल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोअर मिलेगी और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर मिलेगी। सो अगर हमें शॉर्ट वेवलेंथ मिल रही है तो द गैलेक्सी और द स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। और अगर हमें लॉन्गर वेवलेंथ मिल रही है तो गैलेक्सी और द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ज्यादातर हमें स्पेस से कौन सी शिफ्ट मिलती है, रेड शिफ्ट मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये एप्लीकेशंस प्लस जो इसका एनालिटिकल पोर्शन है वो आप सब बच्चों ने तैयार करना है। अभी मैं फाइल सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और आपने जो फाइल है उससे ये तमाम क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं लाजमी। इससे मैं फिर कह रहा हूँ 2 सवाल एटलीस्ट लाजमी डॉपलर इफेक्ट से इंक्लूड हो जाते हैं। तो ओके, आज का लेक्चर ठीक है। तो ये हमारा वेव्स वाला टॉपिक एंड अप हो गया। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे।